हेलो बच्चों, मैं स्मिता बिजलवान स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th साइंस में। जो है हमारे केमिस्ट्री के अंडर ये चैप्टर आता है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। इसके हम क्वेश्चन आंसर्स कर रहे थे, उन्हीं को अब हम आगे कंटिन्यू करेंगे। चलिए, तो लास्ट लेक्चर में हम कुछ क्वेश्चन आंसर्स कर चुके थे, उसमें मैंने आपको कुछ होमवर्क भी दिया था, तो वो आपने कर लिया होगा। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो ये हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था ये क्वेश्चन कि अ मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड इथाइन इज बर्न फॉर वेल्डिंग, यानी कि वेल्डिंग के लिए इथाइन का और ऑक्सीजन का एक मिक्सचर जो है वो बर्न हुआ। कैन यू टेल व्हाई अ मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज? तो क्या आप बता सकते हैं कि यहाँ पर जो है इथाइन और ऑक्सीजन क्यों क्यों यूज हुआ, इथाइन और एयर क्यों हमने इस्तेमाल नहीं किया? ठीक है, क्यों हमने इस्तेमाल नहीं किया? देखो, अगर हम इथाइन एयर इस्तेमाल करते, यानी कि एयर का अगर हम यूज करते, एयर के साथ अगर हम उसको बर्न करते, तो क्या होता है यहाँ पर? जब हम एयर के साथ बर्न करते तो यहाँ पर जो है इनकम्प्लीट कंबशन होगा, यानी कि पूर्ण दहन यहाँ पर नहीं हो सकता। क्या होगा यहाँ पे? अपूर्ण दहन होगा। ठीक है, इनकम्प्लीट जिसको हम बोलते हैं। इनकम्प्लीट कंबशन होगा यहाँ पर। चलिए, तो पूर्ण दहन ना होने के कारण क्या होगा, यहाँ पर जो है सूती फ्लेम्स निकलती है। सूती फ्लेम्स यानी कि हम बोल सकते हैं काला या येलोइश कलर का जो है धुआं यहाँ से निकलता है। ठीक है, जबकि अगर हम इथाइन को ऑक्सीजन के साथ बर्न करेंगे तो यहाँ पर क्या होता है? तो हमारा यहाँ पर जो है पूर्ण दहन होता है, कंप्लीट कंबशन यहाँ पर होता है। और कंप्लीट कंबशन होने के कारण क्या होता है, यहाँ पर जो है यहाँ पर कोई भी जो है सूती फ्लेम नहीं निकलती, यानी कि यहाँ पर जो है एक क्लियर फ्लेम हमें, यानी कि क्लीन फ्लेम हमें देखने को मिलती है। ठीक है, चलो यहाँ पर क्या मिलती है हमें? सूती फ्लेम। और यहाँ पर हमें क्या मिलती है? क्लीन फ्लेम। ठीक है, यानी कि वहां पर जो हमें फ्लेम देखने को मिलती है उसमें क्या होता है, थोड़ा धुआंपन रहता है, येलोइश कलर का बोल सकते हैं या हम ब्लैकिश कलर का बोल सकते हैं, धुआं रहता है। लेकिन जब यहाँ पर क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन के साथ उसको बर्न करते हैं तो क्या होता है, यहाँ पर एक तो पूर्ण दहन होता है और किसी भी तरीके का जो है वैसा धुआं हमें देखने को नहीं मिलता। ठीक है, वही यहाँ पर लिखा गया है, वही यहाँ पर समझाया गया है। जैसे कि व्हेन इथाइन इज बर्न्ड विद एयर, जब इथाइन को एयर के साथ बर्न किया जाता है, इट गिव्स अ सूती फ्लेम, तो ये एक सूती फ्लेम देता है। दिस इज ड्यू टू इनकम्प्लीट कंबशन। किस वजह से है ये? इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से, यानी कि अपूर्ण दहन की वजह से ये है। कॉज्ड बाय लिमिटेड सप्लाई ऑफ एयर, इसलिए लिमिटेड सप्लाई, यानी कि एयर की लिमिटेड सप्लाई की वजह से है ये। ठीक है, इफ इथाइन इज बर्न्ड विद ऑक्सीजन, और अगर इथाइन को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाए तो ये क्या देगा? इट गिव्स अ क्लीन फ्लेम विद टेम्परेचर, जिसका टेम्परेचर होगा हमारा 3000 डिग्री सेल्सियस। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? पूर्ण दहन हो रहा है, उस वजह से। ठीक है, दिस ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम इज यूज फॉर वेल्डिंग, और यही जो ऑक्सी एसिटिलीन फ्लेम हमारी यहाँ पर बनती है, यही वेल्डिंग में हमारे जो है काम आती है। इट इज नॉट पॉसिबल टू अटेन सच अ हाई टेम्परेचर विदाउट मिक्सिंग ऑक्सीजन। तो ये जो हाई टेम्परेचर है वेल्डिंग के लिए क्या चाहिए? वेल्डिंग कैसे करते हैं हम? जब हम किसी मेटल पे क्या करते हैं, किसी भी मेटल पे, धातु पे क्या करेंगे? वेल्डिंग करेंगे। ठीक है, तो हमें क्या चाहिए होगा वहां पर? ऐसी तो धातु कटने जाता, क्या चाहिए वहां पर? हाई टेम्परेचर चाहिए होगा, और वो हाई टेम्परेचर हमें एयर से नहीं मिलेगा। ठीक है, एयर से वो नहीं मिलेगा, तो वो कहाँ से मिलेगा? जब हमारी पूरी सप्लाई किसकी मिलेगी? ऑक्सीजन की सप्लाई मिलेगी, तब क्या मिलेगा हमें? 3000 डिग्री सेल्सियस तक का टेम्परेचर हमें मिलता है, जिस वजह से वेल्डिंग क्या हो जाती है? पॉसिबल हो पाती है, यानी कि वेल्डिंग हम कर पाते हैं। ठीक है, इट इज नॉट पॉसिबल टू अटेन सच अ हाई टेम्परेचर विदाउट मिक्सिंग ऑक्सीजन, यानी कि बिना ऑक्सीजन मिक्स किए हुए हम ये जो है ये हाई टेम्परेचर नहीं ले सकते। ठीक है, दिस इज द रीजन वाई मिक्सचर ऑफ इथाइन एंड एयर इज नॉट यूज, इसीलिए जो है इथाइन और एयर का जो मिक्सचर है वो नहीं यूज किया जाता। ठीक है, दो तीन चीजों की वजह से नहीं यूज किया जा सकता। ठीक है, इसलिए हम क्या यूज करते हैं? इथाइन और जो है हमारे पास ऑक्सीजन है वो मिक्सचर यूज करते हैं। चलिए, तो ये जो आंसर है, क्वेश्चन है, ये जो इक्वेशन यहाँ पर बनी है इसको आप नोट कर लीजिए। इथाइन के साथ ऑक्सीजन हमने ऐड किया तो हमें क्या मिला? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और हीट। यहाँ पर इक्वेशन को हमने बैलेंस कर लिया है, यहाँ पर 2 लगा दिया है, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5, यहाँ पर 2, क्योंकि इक्वेशन हमने बैलेंस किया। बैलेंस करना इक्वेशन को जो है चैप्टर में हमने कहीं कहीं पर देख लिया था। ठीक है, चलिए अब आप इसको नोट कीजिए।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाउ वुड यू डिस्टिंग्विश एक्सपेरिमेंटली बिटवीन एन एल्कोहल एंड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो प्रयोग करके आप कैसे जो है इन दोनों में डिफरेंस बता सकते हैं, एल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में, कार्बोक्सिलिक एसिड में, सॉरी एल्कोहल और कार्बोक्सिलिक एसिड में आप कैसे बता सकते हैं कि क्या दोनों में अंतर है, किस तरीके से आप जो है प्रयोग करके बता सकते हैं दोनों में अंतर। चलिए तो कैसे बता सकते हैं हम, देखो जो हमारे पास एल्कोहल है, एल्कोहल, और दूसरी चीज है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड। अब कार्बोक्सिलिक एसिड क्या है, एक तरह की एसिड है हमारे पास। ठीक है, तो कैसे पता हम दोनों में अंतर कैसे लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, देखो हम दोनों में अंतर किस तरीके से पता लगाएंगे, उन दोनों की क्या है रिएक्शन करवा के, किसके साथ, कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ठीक है, किसके साथ रिएक्शन करवा के, कार्बोनेट के साथ या जो हमारे पास क्या है हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ठीक है, तो कभी भी आपसे पूछा जाए कि जो आप कार्बोक्सिलिक एसिड और अल्कोहल में कैसे बताएंगे कि दोनों में क्या अंतर है, किस तरीके से हम बताएंगे एक्सपेरिमेंटली यानी कि प्रयोग करके। ठीक है, तो कैसे बताएंगे, दोनों की रिएक्शन किसके साथ करवा के, किसके साथ हम दोनों की रिएक्शन करवाएंगे, कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। चलिए ये तो हो गया पॉइंट नंबर 1 के रिएक्शन करवाएंगे कार्बोनेट के साथ और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। अब दोनों की रिएक्शन करवाएंगे तो अब हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है, कौन सा हमारे पास अल्कोहल है। ठीक है, इसका मतलब क्या, अगर हमारे पास दो बीकर दे दिए जाए, है ना, दो बीकर है हमारे पास, कांच के दो बीकर हैं या दो टेस्ट ट्यूब बोल लीजिए, दो टेस्ट ट्यूब है, एक में हमारे पास है कार्बोक्सिलिक एसिड और एक में हमारे पास है अल्कोहल, लेकिन हमें पता नहीं है किसमें कार्बोक्सिलिक एसिड है किसमें अल्कोहल है। तो कैसे हम दोनों को पता लगाएंगे कौन सा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है कौन सा हमारा अल्कोहल है, वो पता लगाएंगे हम एक्सपेरिमेंट करके। और कैसे, दोनों का जो रिएक्शन है दोनों का हम जो है कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ क्या कराएंगे, रिएक्शन करवाएंगे। पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात जो है, तो उनमें से जो एसिड होगा, दो हमारे पास टेस्ट ट्यूब है, एक में हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, एक में हमारे पास अल्कोहल है, दोनों की हम रिएक्शन कराएंगे। तो उनमें से जो एसिड होगा वो कार्बोनेट के साथ या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करेगा। ठीक है, उन दोनों में से जो अल्कोहल जो हमारा क्या होगा एसिड होगा, वो कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन करेगा। रिएक्शन करके क्या निकालेगा वहां पर, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेगा, जिस वजह से जो हमारा लाइम वाटर है वो मिल्की हो जाएगा। लाइम वाटर यानी कि जो हमारा चूने का पानी होता है वो कैसा होता है, दूधिया हो जाता है। तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये हमारे पास क्या है, एसिड है। जबकि जो हमारा अल्कोहल होगा वो उनके साथ रिएक्ट नहीं करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है, इतना यानी कि डिफरेंस कैसे पता चलेगा, यानी कि दो अगर हमारे पास दोनों अलग अलग हमने ले लिए हैं सैंपल, यानी कि एक में हमारा अल्कोहल है एक में कार्बन डाइऑक्साइड है, सॉरी कार्बोक्सिलिक एसिड है, दोनों का रिएक्शन अगर हम कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करा रहे हैं, तो उनमें से जो अल्कोहल होगा वो तो कोई रिएक्शन करेगा नहीं दोनों के साथ, वो कुछ भी रिएक्शन नहीं करेगा। लेकिन जो कार्बोक्सिलिक एसिड होगा वो क्या करेगा वहां पर, वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इवॉल्व करेगा, पहली बात। दूसरी बात, वो क्या करेगा, जो लाइम वाटर जो हमारे चूने का पानी होता है उसको क्या कर देगा, दूधिया कर देगा। ठीक है, मिल्की टर्न, उसको जो है मिल्की टर्न कर देगा, यानी कि उसको जो है दूधिया बना देगा। ठीक है, चलिए तो अब इतनी बात समझ में आई कि जो हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो रिएक्शन करेगा हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ और कार्बोनेट के साथ, जबकि जो हमारा अल्कोहल है वो कोई रिएक्शन नहीं करेगा दोनों के साथ। ठीक है, डू नॉट रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। ठीक है, तो चलिए, तो जो मेटल कार्बोनेट है या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट है वो कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कुछ इस तरीके से जो है रिएक्शन करेगा, वहां पर मिलेगा हमें सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, चलिए इतना समझ में आया कि कैसे हम जो है प्रयोग करके बता सकते हैं कि कौन सा हमारा कार्बोक्सिलिक एसिड है कौन सा हमारा अल्कोहल है। ठीक है, चलिए ये नोट कर लीजिए, और ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। ठीक है, ये किस चीज में, ये हम टेस्ट में भी पढ़ते हैं कि कार्बोक्सिलिक एसिड का टेस्ट क्या है या अल्कोहल का टेस्ट क्या है, ये हायर क्लासेस में हम इसको पढ़ते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी आप इसको जो है अच्छे से नोट कर लीजिए और इसको अच्छे से पढ़िए। चलिए, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, व्हाट आर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमारे होते हैं, तो वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं,
देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो हमारे होते हैं वो ऐसे रासायनिक पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं, जो दूसरे पदार्थों को क्या करते हैं, ऑक्सीकृत करते हैं, ठीक है, यानी कि ऑक्सीडाइज करते हैं, ठीक है, वही क्या कहलाते हैं हमारे, वही हमारे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहलाए जाते हैं, ठीक है। ठीक है, हिंदी में हम क्या बोल सकते हैं कि ऐसे रासायनिक पदार्थ जो हमारे अन्य पदार्थों को ऑक्सीकृत या ऑक्सीडाइज करते हैं, उन्हीं को हम बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं सम सब्सटेंस सच एज एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट। अब वो कौन सा सब्सटेंस है, जैसे कि एल्केलाइन पोटेशियम परमैंगनेट या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट आर केपेबल ऑफ एडिंग ऑक्सीजन टू अदर्स। ये क्या करते हैं, ऑक्सीजन को ऐड कर सकते हैं दूसरों में, ठीक है, इन्हीं को क्या बोला जाता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोला जाता है, ठीक है। चलिए तो इसे नोट कर लीजिए आप। चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलिए, would you be able to check if water is hard by using a detergent? यानी कि हम डिटर्जेंट के इस्तेमाल से क्या बता सकते हैं कि वाटर हमारा हार्ड है या सॉफ्ट है, ठीक है। जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो वहां पे हमने दो चीजें पढ़ी थी, हमने पढ़ा था हार्ड वाटर और हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर, ये हमने पढ़ा था जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे, ठीक है। चलिए तो क्या हम बता सकते हैं डिटर्जेंट की हेल्प से कि जो हमारा वाटर है वो हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर है? चलिए देखते हैं। देखो डिटर्जेंट्स आर अमोनियम और सल्फेट सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। ये तो हमको पता है कि जो डिटर्जेंट्स होते हैं वो क्या होते हैं, अमोनियम या सल्फेट सॉल्ट के लॉन्ग चेन होते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। चलिए इतना तो हमें पता है, लेकिन अनलाइक सोप दे डू नॉट रिएक्ट विद कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन प्रेजेंट इन हार्ड वाटर टू फॉर्म स्कम। लेकिन सोप की तरह यानी कि जो हमारा साबुन होता है, साबुन की तरह ये जो है कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन जो हार्ड वाटर में प्रेजेंट होते हैं उनके साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, ना ही स्कम फॉर्म करते हैं। दे गिव अ गुड अमाउंट ऑफ लेदर इररिस्पेक्टिव ऑफ वेदर द वाटर इज हार्ड और सॉफ्ट। ये जो है हमारे डिटर्जेंट जो होते हैं वो, उन्हें कोई मतलब नहीं है कि वाटर जो हमारा हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर है, वो हर वाटर के साथ क्या देंगे, अच्छा खासा लेदर यानी कि झाग क्या करते हैं, बनाते हैं, झाग प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। दिस मीन डिटर्जेंट कैन बी यूज इन बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। इसीलिए जो है डिटर्जेंट हमारा हार्ड वाटर हो या सोप जो हमारा सॉफ्ट वाटर हो, दोनों में हमारा डिटर्जेंट काम आता है। Therefore, it cannot be used to check whether the water is hard or soft. इसीलिए हम जो है डिटर्जेंट की हेल्प से नहीं बता सकते कि पानी जो है वो हार्ड है या सॉफ्ट है। देखो क्वेश्चन क्या पूछा गया था कि पानी, क्या हम डिटर्जेंट की हेल्प से बता सकते हैं कि जो पानी हमारा है वो हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर है। लेकिन हमने यहाँ पर जो पढ़ा उसके हिसाब से देखें तो जो हमारा क्या है, डिटर्जेंट है, वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वाटर हार्ड है या सॉफ्ट है, वो हर तरह के वाटर के साथ लेदर जो है प्रोड्यूस करता है, यानी कि झाग जो है वो बनाता है, ठीक है। तो जब वो हर तरीके के वाटर के साथ झाग बनाता है तो दिस मीन डिटर्जेंट कैन बी यूज इन बोथ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। इसलिए जो डिटर्जेंट हमारा होता है वो हम हार्ड वाटर सॉफ्ट वाटर दोनों के साथ जो है उसका यूज करते हैं, इसलिए हम उससे नहीं बता सकते कि वाटर हमारा हार्ड है या सॉफ्ट है, ठीक है। चलिए तो आप समझ गए होंगे कि डिटर्जेंट की मदद से हम नहीं बता सकते कि पानी जो हमारा हार्ड वाटर है या सॉफ्ट वाटर है, ठीक है। चलिए इसे नोट कर लीजिए अब। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है पीपल यूज अ वैरायटी ऑफ मेथड टू वॉश क्लोथ। Usually after adding the soap, they beat the cloth on a stone or beat it with a paddle, scrub with a brush or the mixture is agitated in a washing machine. Why is agitation necessary to clean clothes? चलिए तो यहाँ पर बोला गया है कि जो अलग अलग लोग जो है अलग अलग मेथड्स यूज करते हैं कपड़े धोने के लिए, ठीक है। चलिए तो यूजुअली आफ्टर एडिंग द सोप यानी कि साबुन लगाने के बाद वो क्या करते हैं, कपड़ों को जो है पटकते हैं, हिलाते हैं, उसके बाद जो है उसमें क्या है ब्रश मारते हैं, ठीक है। फिर उसको वॉशिंग मशीन में डाला जाता है, वॉशिंग मशीन भी क्या करती है, उसको हिलाती है, घुमाती है खूब सारा। व्हाई इज एजिटेशन नेसेसरी टू गेट क्लोथ्स क्लीन क्लोथ्स, यानी कि ये जो एजिटेशन करना,
यानी कि एजिटेशन नहीं करना, यानी कि जब हम कपड़ों को क्या है साबुन लगा करके उसको रगड़ रहे हैं, उसको बीट कर रहे हैं, ये करना क्यों जरूरी है? कपड़ों से डर्ट निकालने के लिए। क्यों? साबुन की मदद से या डिटर्जेंट की मदद से क्या है, डायरेक्ट उससे जो हाँ हमारा जो डर्ट है, यानी कि गंदगी जो उसमें है लगी हुई, डस्ट है, डर्ट है, वो क्यों नहीं निकल सकती? क्यों इंपॉर्टेंट है हमारे लिए उसको जो है एजिटेट करना, बीट करना, स्क्रब करना, ब्रश मारना जैसे हम करते हैं, तो वो क्यों इंपॉर्टेंट है? चलिए तो उसको पढ़ते हैं। वैसे हम इस चीज को जो है चैप्टर के बीच में भी पढ़ चुके हैं, एक बार हम यहाँ पर इसको जो है क्वेश्चन आंसर में भी देख लेते हैं। चलिए, अ सोप मॉलिक्यूल हैज टू पार्ट्स। जैसे कि हमें पता है कि जो सोप यानी कि साबुन का जो मॉलिक्यूल होता है वो दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स उसमें होते हैं, एक होता है हमारा हाइड्रोफोबिक और एक होता है हाइड्रोफिलिक। ठीक है, with the help of these it attaches to the gauze or dirt particle and form a cluster called micelle। चलिए, तो क्या होता है इसकी मदद से, जब हम कपड़ों में क्या करते हैं साबुन लगाते हैं, तो जो है डर्ट पार्टिकल है उसके साथ जाकर के जो हमारा सोप का मॉलिक्यूल है वो क्या होता है, चिपक जाता है, और वहां पर सारे डर्ट के मॉलिक्यूल के साथ क्या बना देता है, घेरा बना करके एक क्लस्टर वहां पर, यानी कि घेरा टाइप का बना देता है डर्ट के आसपास, जो भी उसमें क्या है गंदगी है। ठीक है, उसके आसपास क्या लगा देता है, दाग या धब्बे हैं, उसके आसपास क्या बना देता है, एक क्लस्टर बना देता है। These micelles remain suspended as a colloid। ये colloid की तरह वहां पर रहते हैं। To remove these micelles, तो इन्हीं micelles को, किन micelles को, जिनमें क्या है हमारे dirt particles हैं, ठीक है, दाग धब्बे हैं, ठीक है, उन्हीं को हटाने के लिए क्या होता है, जो कपड़ों को एजिटेट करना जो है जरूरी होता है। ठीक है, इन्हीं मिसल्स को हटाने के लिए कपड़ों को एजिटेट करना, या हम बोलते हैं ब्रश मारना, बीट करना जरूरी होता है, सिर्फ साबुन लगाना इंपॉर्टेंट नहीं होता। ठीक है, चलिए, किस वजह से? क्योंकि सोप के दो पार्टिकल है, हाइड्रोफोबिक और हाइड्रोफिलिक। इन्हीं पार्टिकल्स में से क्या होता है, जहां पे डर्ट होती है वो उसके आसपास जाकर के चिपक जाते हैं, मिसल फॉर्म कर देते हैं, और एक क्लस्टर वहां पर जो है बना देते हैं, यानी कि बहुत सारे मिसल बना के एक क्लस्टर घेरा वहां पर, उसको घेर के पूरा एक बड़ा क्लस्टर वहां पर बना देते हैं। फिर उसी क्लस्टर को हटाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, वहां पर उसको बीट करना पड़ता है या एजिटेट करना पड़ता है, तब जाके जो है वो डर्ट पार्टिकल और वो मिसल जो है वहां से हट जाता है। ठीक है, इसीलिए क्या होता है, इंपॉर्टेंट है कपड़ों को बीट करना या एजिटेट करना। ठीक है, चलिए, तो ये आप समझ गए होंगे, अब आप इसे नोट कीजिए, फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की तरफ। इथेन विद द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C2H6 हैज। चलिए, तो इथेन जो है हमारा, इथेन, ठीक है, तो उसमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड कितने? देखो इथेन का स्ट्रक्चर बनाए तो यहाँ पर ये है रहा हमारा इथेन, बराबर, यही हमारा इथेन होता है। ठीक है, चलिए, तो इसमें बताना हमें कितने कोवेलेंट बॉन्ड है। तो बॉन्ड अगर आप कैलकुलेट करें तो देखिए कितने कोवेलेंट बॉन्ड है। देखो 1 2 3 4 5 6, छह तो ये कोवेलेंट बॉन्ड है हाइड्रोजन के साथ। एक कार्बन कार्बन का बॉन्ड भी तो है, वो भी कैसा बॉन्ड है, कोवेलेंट बॉन्ड है। ठीक है, तो इसीलिए क्या है यहाँ पर 7 बॉन्ड है, तो 6 यहाँ पर कोई नहीं लिखेगा। क्यों नहीं लिखेगा? देखो 3 बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ है, इस कार्बन के, 3 बॉन्ड इस हाइड्रोजन के साथ है, इस कार्बन के। ठीक है, टोटल 6 बॉन्ड हो गए, एक कार्बन कार्बन के बीच भी तो बॉन्ड है, इसीलिए कितने बॉन्ड है यहाँ पर, टोटल 7 कोवेलेंट बॉन्ड। तो इसका आंसर हो गया बी वाला। क्या कितने बॉन्ड है, 7 कोवेलेंट बॉन्ड। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है, ब्यूटेनोन इज अ 4 कार्बन कंपाउंड विद द फंक्शनल ग्रुप। अब ब्यूटेनोन है हमारा, उसमें क्या है हमारे पास, 4 क्या है, कार्बन है, इसलिए तो ब्यूटेनोन है, 5 होते तो पेंटेनोन होता, 3 होते तो प्रोपेनॉन होता। ठीक है, 4 कार्बन कंपाउंड का क्या है हमारे पास, और 4 कार्बन का एक कंपाउंड है जिसमें फंक्शनल ग्रुप क्या है, क्या होगा ये फंक्शनल ग्रुप हमें यहाँ पर बताना है, तो नाम है ब्यूटेनोन। ब्यूटेनोन, देखो ओन लास्ट में क्या रहा है, ओन। अब ओन किसके लास्ट में आता था, किसका सफिक्स होता था, ओन। जो हम पढ़ रहे थे क्या, कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स होता है। देखो कार्बोक्सिलिक एसिड का सफिक्स तो होता है ओइक, OIC। सफिक्स क्या होता है, OIC। तो जब भी हम यूज करेंगे तो हम क्या लगाएंगे, हमेशा लास्ट में OIC लगाएंगे, ओइक, है ना। एल्डिहाइड का तो AL होता है सफिक्स। जब हम एल्डिहाइड जब भी आएगा हमारा तो AL आएगा, किसी के बाद में, जैसे अगर हम प्रोपेन के बोले तो प्रोपेन अल। ठीक है, वैसे ही अल्कोहल का क्या होगा, प्रोपेन ऑल। अल्कोहल का क्या यूज होता है, OL ऑल। ठीक है, अब बचा हमारा कीटोन, तो कीटोन का सफिक्स क्या यूज होता है, ONE, ओड। ठीक है, तो यानी कि जो ब्यूटेनोन है हमारा, जो
4 कार्बन कंपाउंड है, उसमें जो क्या फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन फंक्शनल ग्रुप है। ठीक है, चलिए इतना समझ में आ गया होगा। अब ये जो दोनों हमने किए हैं, ये दोनों जो है आप नोट कर लीजिए इन दोनों को। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, while cooking if the bottom of the vessel is getting blackened on the outside it means that, अगर कोई वेसल है जिसमें हम खाना बनाते हैं, ठीक है, तो उसकी जो ये आउटर साइड है ना वो क्या हो जाती है, काली पड़ जाती है अगर, तो इसका मतलब क्या है, क्या है इसका मतलब, क्या इसका मतलब ये है कि फूड जो है बराबर से नहीं पक रहा, ठीक है, यानी कि अच्छे से नहीं पक रहा, या इसका मतलब है जो हमारा ईंधन है वो अच्छे से नहीं बर्न हो रहा, या जो ईंधन है वो क्या है, वेट है यानी कि गीला है, ये जो ईंधन है हमारा वो पूरी अच्छी तरीके से बर्न हो रहा है। तो जो है जब भी हमारा कोई जो है यूटेंसिल है या कोई बर्तन है, ठीक है, या कोई वेसल है वो बाहर से ब्लैक पड़ रहा है, उसका मतलब क्या है कि जो हमारा फ्यूल है वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा, ठीक है, यानी कि जो हमारा ईंधन है वो पूरी तरीके से नहीं जल रहा, यानी कि इसका आंसर होगा द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कम्प्लीटली। जब कोई फ्यूल या कोई ईंधन जो है अच्छे से नहीं जलता, पूरी तरीके से नहीं बर्न होता, इसीलिए वो क्या करता है, स्मोकी जो है स्मोक टाइप का जो है फॉर्म करता है, स्मोकी फ्लेम जो है फॉर्म करता है, जिस स्मोकी फ्लेम की वजह से जो है हमारे बर्तन वेसल या कुछ भी हमने उसको ऊपर रखा वो क्या हो जाता है, ब्लैक हो जाता है। ठीक है, तो ये हम अपने घर में भी देख सकते हैं, जब हम एलपीजी यूज करते हैं जो हमारे बर्तन है वो काले नहीं होते। क्यों काले नहीं होते, एलपीजी जो है वो जो है प्रॉपर यानी कि कंप्लीट कंबशन करता है, यानी कि कंप्लीटली बर्न हो रहा है। लेकिन जब हम लकड़ियों को यूज करते हैं तो हम देखते हैं बर्तन जो है काले हो रहे हैं, क्योंकि लकड़ियां जो है वो कंप्लीटली बर्न नहीं होती। ठीक है, चलिए, यानी कि अच्छे तरीके से बर्न नहीं होती, इसीलिए यहाँ पर इसका आंसर है द फ्यूल इज नॉट बर्निंग कंप्लीटली। ठीक है, ठीक है, तो ये हम समझ सकते हैं कि इफ द बॉटम ऑफ द वेसल इज गेटिंग ब्लैक एंड ऑन द आउटसाइड, यानी कि बाहर से अगर किसी भी वेसल का जो है ब्लैक हो रहा है, ठीक है, ब्लैक ब्लैक यानी कि हमें वो दिख रहा है, बर्तन काले पड़ रहे हैं बाहर से, तो इसका मतलब जो है फ्यूल जो है हमारा ईंधन जो है वो कंप्लीटली बर्न नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, एक्सप्लेन द नेचर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड यूजिंग द बॉन्ड फॉर्मेशन इन CH3Cl। अब CH3Cl में जो है कोवेलेंट नेचर को हमें एक्सप्लेन करना है। देखो कोवेलेंट नेचर होता क्या है, पहले देखो, कोवेलेंट नेचर का मतलब क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड जो है वो फॉर्म कैसे हो रहा है, कोवेलेंट नेचर का मतलब ये है ना कि इसमें जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहे हैं वो क्या है, कोवेलेंट बॉन्ड है। अब कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म कैसे होते हैं, कैसे होते हैं कोवेलेंट बॉन्ड, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे तो इसको हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था कि कोवेलेंट बॉन्ड कैसे फॉर्म होते हैं, कैसे फॉर्म होते हैं, जब क्या होते हैं यहाँ पर इक्वल शेयरिंग होती है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो है आपस में क्या कर रहे हैं, ये आपस में इक्वल शेयरिंग कर रहे हैं, जिस वजह से इनके बीच में बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, और उसी बॉन्ड को बोला जाता है कोवेलेंट बॉन्ड, जो इक्वल शेयरिंग से फॉर्म हो रहा है। चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। तो अच्छा, इसको बॉन्ड फॉर्म करने की जरूरत क्यों पड़ी, जरूरत क्यों पड़ी, जैसे NaCl है हमारे पास, जब हम NaCl के बारे में पढ़ते हैं, NaCl, ठीक है, अब देखो NaCl के बीच में जो है आयनिक बॉन्ड होता है, ठीक, क्या होता है इनके बीच में, आयनिक बॉन्ड होता है। आयनिक बॉन्ड जो है एक तरीके से हम बोल सकते हैं बॉन्ड नहीं, क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वहां पर होती है उनके बीच में, जो कि क्या होती है, बहुत ही स्ट्रांग होती है। ठीक है, तो जो अगर हमारे पास NaCl है तो क्या था, जो सोडियम है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, यानी कि सोडियम को जो है इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखो क्या है, 2,8,1, यानी कि 11 इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, जबकि हमारा क्लोरीन है तो क्लोरीन का क्या है, 2,8, 7, 17 हमारा क्लोरीन का जो है एटॉमिक नंबर है। ठीक है, चलिए, अब जो है देखो, इसको अपने आप को स्टेबल करने के लिए या ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, ठीक है, स्टेबल कैसे हो सकता है, ये अपना ऑक्टेट कंप्लीट करके। ठीक है, चलिए, तो अपना ऑक्टेट, ऑक्टेट यानी कि इसके जो आउटर शेल है वहां पर कितने इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन इसको चाहिए। तो अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए इसको जो है, इसके पास यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन है ना,
यहाँ पर कितने और चाहिए, या तो 7 इलेक्ट्रॉन चाहिए, या तो ये किसी से क्या कर ले 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, ठीक है, 7 इलेक्ट्रॉन ले ले, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे, ये 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और ये स्टेबल हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात, या तो ये किसी को ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन भी दे दे, अपना 1 इलेक्ट्रॉन भी दे दे, तब इसके पास 2,8 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, जिससे भी क्या होगा, ये स्टेबल होगा, क्योंकि आउटर शेल में तो 8 ही इलेक्ट्रॉन है, स्टेबल रहेगा, ठीक है। वैसे ही ये क्लोरीन है, ये भी यहाँ पर या तो 1 इलेक्ट्रॉन किसी से ले ले, तब ये 8 हो जाएंगे, स्टेबल हो जाएगा, या तो अपने ये 7 के 7 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, तभी भी क्या हो जाएगा, इसके पास देखो 2,8 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, तभी भी ये स्टेबल हो जाएगी। लेकिन देखो, ये किसी से 7 इलेक्ट्रॉन नहीं ले सकता, क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि 1 इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए या देने के लिए ही हमें इतनी ज्यादा एनर्जी चाहिए होती है, 7 इलेक्ट्रॉन के लेने लायक एनर्जी इसके पास नहीं है। वैसे ही क्लोरीन के पास 7 इलेक्ट्रॉन देने लायक एनर्जी नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन देना यानी कि एक एक इलेक्ट्रॉन अपने शेल से बाहर निकालना, उसमें ही बहुत ज्यादा एनर्जी रिक्वायर होगी, ठीक है। फिर आगे जो है हमें दूसरे शेल में उसको यानी कि दूसरे एटम को हमको क्या करना है, उसको दे देना है, तो वो क्या है, बहुत ही डिफिकल्ट है, ठीक है। तो इतनी एनर्जी इनके पास नहीं होती, तो इनके लिए इजी ऑप्शन क्या है, ये अपना 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे और क्लोरीन किसी से 1 ले ले, यानी कि 7 देने से ज्यादा बढ़िया क्या है इसके पास कि ये 1 इलेक्ट्रॉन ले करके 8 इलेक्ट्रॉन बन करके अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर ले। वैसे ही यहाँ पर इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन लेने से ज्यादा इजी क्या काम है, 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे दे, 2,8 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन बन करके अपना स्टेबल हो जाए, ठीक है। तो ये क्या करता है, अपना 1 इलेक्ट्रॉन जो है क्लोरीन को दे देता है, ठीक है, और इसके पास 2,8 यानी कि 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसीलिए यहाँ पर जो है पॉजिटिव साइन आता है, और क्लोरीन इससे 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पर 8 बन करके स्टेबल होकर के Cl नेगेटिव बन जाता है, ठीक है। तो देखो दोनों दोनों ही क्या स्टेबल हो गए, और दोनों के बीच में क्या हो गया, इस वजह से बॉन्ड जो फॉर्म हुआ उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड फॉर्मेशन, क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। चलिए, तो इतनी बात आप समझ गए, तो ये आयनिक, ये तो रही आयनिक बॉन्ड की बात। आयनिक बॉन्ड की बात क्या रही कि इसने इसको दिया और इसने इससे बदले में कुछ नहीं लिया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, जब जो हमारे पास जो है कोवेलेंट बॉन्ड फॉर्म होते हैं, तो क्या होता है, इक्वल शेयरिंग होती है। अगर कार्बन 1 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को देगा, तो हाइड्रोजन भी 1 इलेक्ट्रॉन कार्बन को देगा, उनके बीच में क्या होगी, शेयरिंग होगी, जिस वजह से इनके बीच में क्या बनेगा, कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा। तो आयनिक बॉन्ड ज्यादा स्ट्रांग होता है, ये कोवेलेंट बॉन्ड, देखो जो आयनिक बॉन्ड होता है वो ज्यादा स्ट्रांग होता है, क्योंकि वहां पर कोई बॉन्ड नहीं है, वहां पर क्या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जबकि यहाँ पर क्या है, बॉन्ड है, तो ये क्या होता है, थोड़ा वीक होता है, ठीक है। चलिए, तो कार्बन नीदर लूज 4 ऑफ इट्स इलेक्ट्रॉन नॉर गेन 4, ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज करता है, ना तो वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। किस वजह से, एक्स्ट्रा, क्योंकि इसके लिए क्या चाहिए, उसको एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए, ठीक है। एक्स्ट्रा एनर्जी की वजह से जो हमारा उसका सिस्टम है वो क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा। देयरफॉर वो अपना ऑक्टेट कैसे कंप्लीट करेगा, देखो बॉन्ड बना करके, किसके साथ, हाइड्रोजन के साथ और क्लोरीन के साथ शेयर करके इलेक्ट्रॉन, देखो बाय शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसी को क्या बोला जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड हमारा बोला जाएगा। कहाँ से शेयर करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा, वैलेंस शेल के जो इसके इलेक्ट्रॉन होंगे उनको क्या करेगा, ये शेयर करेगा। चलिए, तो बाकी का जो इसे है हम जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में अच्छे से डिस्कस करेंगे कि इसके जो कोवेलेंट नेचर होता है वो क्यों होता है, किस लिए ये शेयरिंग करता है, इसको हम जो है अपने नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए आपने जो भी पढ़ा उसे आप अच्छे से पढ़िए, अच्छे से जो है रिवाइज कीजिए, क्वेश्चन प्रैक्टिस कीजिए। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।